नमस्कार दोस्तों, मनोज कानोत हूँ मैं और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने इस चैप्टर की। अब यहाँ पे देखना, हम जो चीज़ समझने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब देखिए, हम समझ चुके हैं पहले कि मेल और फीमेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के अंदर। अब यहाँ पे हम उसी की बात करने वाले। तो सबसे पहले लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ दिस। देखिए एंथर कैसा है, तो ये इट्स लुक लाइक दिस वे। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है दिस बिकम द फिलामेंट पार्ट, और इसे क्या कहा जाएगा, एंथर। ठीक है। अब ये जो एंथर होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है बीच में, ठीक। तो ये एंथर हम कह सकते हैं या तो इट इज़ डाइथिकस, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो लोब्स, या फिर इट हैज़ व्हाट, मोनोथिकस। मोनोथिकस का मतलब है ओनली वन लोब। ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि एंथर जो होता है इट डिपेंड्स, या तो वो मोनोथिकस हो या फिर डाइथिकस। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं प्लांट्स की जिसमें वो सिर्फ मोनोथिकस होता है, एंड देर आर सम ऑफ द प्लांट स्पीशीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जहाँ पे एंथर क्या होगा, डाइथिकस होगा। तो इस तरीके से वो दो सेक्शंस में डिवाइड होगा, तो वो डाइथिकस कहलाएगा, दैट इज़ टू लोब्स। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात हम जो कर रहे हैं दैट इज़, जैसे हम ये एंथर की बात करते हैं और यहाँ पे बीच में इस तरीके से ये स्टेराइल स्ट्रिप्स है। अब जब आप इस स्ट्रिप को कट करेंगे यहाँ से, फ्रॉम हियर, तो यू विल सी कि आपको कुछ स्ट्रक्चर अपीयर्ड होके आएगा, एंड उसको देखने पे आपको नज़र आएगा लाइक दिस वे। जब हम एंथर को कट करेंगे तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इस तरीके से नहीं, जब हम एंथर को कट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से अपीयरेंस में आएगा। देखिए अब ये इट्स लुक लाइक दिस वे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का इस तरीके से अपीयर्ड होगा, और इसमें आप देखिए यहाँ पे दिस बिकम द फर्स्ट लोब, ये पूरा, एंड ये वाला जो है रेस्ट, दिस बिकम द सेकेंड लोब, बराबर। और इसके बीच में यहाँ पे विल गेट अ वन स्ट्रिप ऑफ टिश्यूज़, और इसे कहा जाता है कनेक्टिव। अब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो यू विल गेट दी आइडिया कि ये कनेक्टिव जो है इट्स अ स्टेराइल टिश्यू, मतलब ऐसा टिश्यूज़ जो कि रिप्रोडक्शन में एज सच पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ देयर। तो याद रखें ये जो कनेक्टिव है इसका रोल क्या है, तो ये दोनों जो लोब्स हैं इनको आपस में कनेक्ट रखने का काम करता है। तो दैट इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव। बट हाँ, ये स्टेराइल होता है, ये रिप्रोडक्शन में एज सच पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट बात, ये जो हमने एंथर को जब ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने अपीयर्ड होगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर अपीयर्ड हुआ है इसके बारे में अब हमें बात करनी होगी। और सेकेंड चीज़, ये जो अंदर के लोब्स है यहाँ पे आपको ईच लोब हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये इस तरीके से पॉलन सैक कह लो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट द पॉलन सैक, या इसी को क्या कह सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने शुरू करा क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं एंथर का। एंथर जनरली डाइथिकस होता है, बट देर आर सम स्पीशीज़ जिसमें आपको मोनोथिकस मिलेगा, मतलब सिर्फ एक ही लोब दिखेगा। बट यहाँ हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 2 लोब वाला। ठीक। दूसरी चीज़, ये जो एंथर है जब उसको हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो इस तरीके से अंदर का सेक्शन दिखाई देता है। जैसे हम किसी फ्रिज को खोलते हैं तो आइसक्रीम के डिब्बे जो रखे होते हैं ना, बड़े वाले 4, उस टाइप का ये आपको अपीयर होगा। इस तरीके से टोटल 4 बॉक्स जमे रहेंगे। वो 4 बॉक्स को या तो क्या कहते हैं, पॉलन सैक्स, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन पॉलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया वाले जो दोनों लोब्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव, जो कि एक स्टेराइल टिश्यू है, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। देखिए अब जब हम बात करते हैं तो देखिए सर,
एंथर को जब हम कट करेंगे तो इट्स लुक लाइक दिस। जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं सही से तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर्ड होगा। अब ये जो लेयर है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एंड विल सी दिस। देखिए ये हो गया हमारा एंथर का टीएस सेक्शन। अब यहाँ हमें क्या समझना है, अंदर जो वॉल्स बने, अंदर जो लोब हैं दोनों, तो इस लोब में भी एक राउंड शेप में डिब्बा है। हियर वी हैव ऑल्सो वन मोर, दिस इज, एंड यहाँ बन जाएगा। तो देखिए कितने हो गए टोटल, 4 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब ये जो लोब है वो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ सेकेंड लोब। ठीक है, हर लोब में कितने डिब्बे हैं, 2। ठीक, अब देखिए, अब ये जो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ से लेके इस माइक्रोस्पोरेंजिया तक, मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर से लेके माइक्रोस्पोरेंजिया तक, ये जो लेयर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं सर एंथर वॉल। क्या कहा जाएगा इसे, एंथर वॉल। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि ये जो एंथर वॉल है ये कितनी लेयर से मिलके बना है। तो रिमेंबर दिस कि ये जो एंथर वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। तो टोटल कितनी लेयर से मिलके बना होगा, 4 लेयर्स। ठीक है सर, तो एंथर वॉल को बारे में ध्यान रखना है। एंथर वॉल जो है वो टोटल 4 लेयर से मिलके बना होता है। अब देखिए वो लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे बाहर से हम अब शुरू करते हैं तो इट्स लुक लाइक दिस। सिंगल सेल्स की ये लेयर बनेगी पूरी एंड इट अपीयर्स लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा इट्स फ्लैट, तो फ्लैट सेल्स हैं जनरली ये, एंड दे आर लाइक दिस। पूरा का पूरा कवर अप रहेगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया क्या, एंथर वॉल की सबसे आउटर लेयर। ठीक, अब तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एंथर वॉल की, इसे क्या नाम दिया जाएगा, तो इसे कहा जाएगा एपिडर्मिस। याद रखिए नाम, एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद फिर 1 मोर लेयर वी हैव जो सिर्फ इतने तक कवर करते हैं एंड समझते हैं। ये 1 या 2 लेयर से मिलके बनी होती है एंड इट्स लाइक अ स्फेरिकल इन शेप। ये कुछ इस तरीके से। तो ये टोटल आपकी 2 लेयर से मिलके बनी है एक पूरी लेयर। एंड ये वाला जो पोर्शन है इस लेयर को कहा जाएगा, ये सेकेंड इनर मोस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। तो दिस इज एंडोथीसियम। फिर उसके बाद 3rd लेयर और आएगी एंड दैट 3rd लेयर इज कॉल्ड एज, इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, और इसे नाम दिया जाएगा मिडल लेयर, जो कि 2 से 3 लेयर में बनी होती है, जो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 से 3 लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये इस तरीके से। सो ये जो 2 से 3 लेयर से मिलके बनी है उसे क्या कहा जाएगा, मिडल लेयर। ठीक, उसके बाद वी हैव 1 मोर लेयर एंड इट्स लुक लाइक अ ट्रायंगुलर इन शेप। कुछ इस तरीके से नज़र आएगी आपको ये। तो ये पिरामिडल या ट्रायंगुलर शेप में बनाई है जो लेयर। ठीक, इस लेयर को कहा जाता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल और इसका नाम है सर टेपेटम। दिस इज टेपेटम। तो अब देखिए डायग्राम थोड़ा सा हौश पौश है बट स्टिल आप समझना, सिंपल सी बात है जो मैं समझा रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू। हम पढ़ रहे एंथर के स्ट्रक्चर को। अब एंथर में क्या होती है, एंथर वॉल। ठीक, एंथर वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी है, तो आप याद रखेंगे 4।
अब इसमें भी देखिए सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम क्या है सर? तो दैट इज एपिडर्मिस। फिर जो लेयर आएगी उसका क्या नाम है? एंडोथीसियम। देन वी हैव थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज मिडल लेयर, एंड सबसे एंड में अंदर की ओर इनर मोस्ट लेयर जो है एंथर वॉल की, उसे क्या कहा जाएगा? टेपेटम। तो दिस इज टेपेटम। ठीक, यही बात करी, यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस बिकम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंथर वॉल, एंड ये जो है दैट इज इनर मोस्ट लेयर। और ये सीक्वेंस भी याद रखना है, फर्स्ट आती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, देन वी हैव मिडल लेयर एंड फाइनली वी हैव व्हाट? टेपेटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से तीनों नज़र आएगी। एपिडर्मिस इज द फर्स्ट वन, देन वी हैव एंडोथीसियम, उसके बाद वी हैव मिडल लेयर, एंड फाइनली सबसे इनर मोस्ट कौन सी अपीयरेंस हो रही है? टेपेटम। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते। देखिए ये जो एपिडर्मिस है, ठीक है, इसका रोल क्या है? तो एपिडर्मिस के बारे में हमें ध्यान रखना है, ये सिंगल होती है, सिंगल सेल्स का लेयर है। एंड एंडोथीसियम भी जनरली क्या देखने को मिलेगा आपको? सिंगल सेल्स का ही लेयर है। बट मिडल लेयर जो है उसमें आपको 2 to 3 सेल्स की लेयर मिलेगी। सो वी कैन से 2 to 3 लेयर्स आर देयर। और टेपेटम जो है वो सिंगल सेल्स हैं बट दे आर पिरामिडल इन शेप, पिरामिड शेप होगा। ठीक है, या उसी को हम क्या कह सकते हैं? तो ट्रायंगुलर। ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो तीनों लेयर हैं कौन सी? आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इन तीनों का मिक्स में एक फंक्शन जो हमें याद रखना है इन तीनों का मिक्स में, एंड वो फंक्शन क्या है सर? ये बेसिकली जब ये एंथर का पूरा जो पोर्शन है मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने पे क्या होगा? दिस 3 लेयर बिकम फाइब्रस, और यहाँ से फाइब्रस मतलब कड़क हो जाएगी, और उसके बाद वो उसमें क्रैक अपीयर होगा, इस जगह पे क्रैक अपीयर होगा, और जो भी पॉलन्स यहाँ बनेंगे वो सारे रिलीज होके बाहर आ जाएंगे। तो याद रखना है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर का रोल क्या है? ये फाइब्रस हो जाती है मैच्योरिटी पे, एंड फिर फाइनली यहाँ से क्या रिलीज होगा? तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज आउट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो एक बेसिक बात बता दी। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा इस पे वापस आते हैं। देखिए हमने क्या कहा? एंथर वॉल है, 4 लेयर से मिलके बनी है, एपिडर्मिस सबसे आउटर है और टेपेटम इनर है। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको इस तरीके से कॉम्पैक्टली, मतलब बहुत ही पास पास में, एकदम पास में क्या अरेंज होंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यूज़ हैं। ये दिख रहा है आपको? बहुत ही एकदम स्पेस ही नहीं है इनके बीच में। और ये कंडीशन कब रहेगी? जब ये पूरा जो एंथर है ये इमेच्योर है, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ है। उस केस में ये जो सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यूज़। क्या कहा जाएगा? स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यूज़। ये हाईली कॉम्पैक्ट है, बहुत ही पास पास में बने हुए हैं। ठीक, ऐसा सेम सिचुएशन सब जगह होगी। तो देख लीजिए, हियर वी हैव दिस टेपेटम लेयर। सिर्फ मुझे ड्रॉ करने दीजिए प्रॉपर, ताकि समझ पाएंगे आप। अगेन वी हैव दिस, ठीक है, लाइक दिस, और सब जगह होगा। अब देखिए ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये खाली जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या है? तो इट्स पहले ही बात करिए कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव, जो कि एक तरीके का हम क्या कहेंगे? इट्स अ स्टेराइल टिश्यू, जो कि रिप्रोडक्शन में कोई रोल इसका नहीं है। तो इट्स एन स्टेराइल टिश्यूज़ जो कि आपस में 2 लोब्स जो हैं, ये और ये वाला, दोनों को साथ में रखने का काम करता है। तो दैट्स कनेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
जब ये एंथर मैच्योर होगा तो चारों डिब्बों में इस तरीके से ये चीज़ें भरी हुई हैं। जब ये एंथर मैच्योर होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं इनके बीच में गैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल एंथर है वो एंथर ओवरऑल क्या होगा, एनलार्ज होगा। तो याद रखना हमें, ओवरऑल एंथर एनलार्ज होगा तो इसके बीच में गैप आएगा। गैप आने पे क्या दिखेगा सर, गैप आने पे ये स्पेस दिखेगा और लाइक दिस वे इट इज़ अपीयर्ड। अब इस स्टेज पे हम इसे क्या कहेंगे, तो ये जो सेल्स हैं इनको हम इस स्टेज पे कहेंगे एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड सेल होती है। मतलब ऐसी सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे हो। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, देखिए आप समझेंगे इस चीज़ को। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे, हमारी डिप्लॉयड। लेकिन अगर यही सेल है, डिवाइड होने के बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए तो ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हैं तो डिप्लॉयड सेल, अगर हाफ हो जाते हैं रिड्यूस होके और मियोसिस होगा उस समय, तो ये रिडक्शन पे एन जो है वो शो करता है हैप्लॉइड को। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ये जो एमएमसी है दैट इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम भी बाद में मैं लिख के समझा दूंगा। ये डिप्लॉयड सेल है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो एमएमसी है इसमें फर्दर क्या दिखेगा सर, यहाँ पे डिवीजन होता हुआ दिखेगा और वो डिवीजन जो होगा दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है। और स्पेशल बात क्या है, ये हर सेल जो है उसमें 4 टाइम डिवीजन होगा, 1 2 3 एंड एक जो सेल है वो पीछे की ओर रहेगी। ठीक है, और इस तरीके का जो सेल बनता है उसे कैसे हैं, टेट्राहेड्रल। बहुत अलग अलग तरह के हैं बट हमें 12th के लिए ये ध्यान रखना है कि स्पोरोजिनस टिश्यूज़ थे। देखिए वापस, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। क्यों? क्योंकि अभी एंथर जो है वो इमेच्योर है। लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर होगा साइज एंथर की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इंक्रीज़ होने पे स्पेस आएगा और स्पेस आने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये दूर दूर हो जाएगी और अब इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि एक डिप्लॉयड सेल्स होती है। इसमें फिर मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है वो होगा और यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। मतलब 4 सेल एक ही बॉल में अटैच हैं, तो इसी स्थिति को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये जो सेल है इसमें चारों ये जो सेल होंगी ये कैसी है, हैप्लॉइड है। अभी समझा मैंने आपको हैप्लॉइड क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल बन गई। अब देखिए आगे क्या होगा, जब ये टेट्राहेड्रल बनेगी उसके बाद फर्दर ये मैच्योर होगा एंथर, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा और इसके चारों ओर वन मोर लेयर इज़ देयर, इस तरीके से लेयर बननी स्टार्ट होगी और ये जो स्थिति है ये आगे कंटिन्यू करेगी और फाइनल स्टेज पे हम क्या देखते हैं, प्रॉपर पॉलन ग्रेन बन के रेडी हो जाएगा। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। और जैसे ही पॉलन ग्रेन रेडी हो गया क्या होगा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं एंथर वॉल में 1 2 यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस इज़ 3rd एंड हियर वी हैव 4। इनको कहा जाता है, देखिए जगह लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। दिस इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। क्या है इसका मतलब, एक ऐसे पार्ट, एक ऐसी जगह एंथर वॉल की जहाँ पे तीनों जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये फाइब्रस हो जाएगी। फाइब्रस होने पे क्रैक्स अपीयर्ड होंगे। जैसे देखिए सर्दी के दिनों में जब हम मॉइस्चर नहीं लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो फट जाती है, वैसे ही इनमें मैच्योर होने पे फुली जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इस जगह से ये सेल्स जो हैं वो फाइब्रस होके क्रैक्स अपीयर्ड होंगे और ये जो पॉलन बन चुका है अभी वो यहाँ से लिबरेट होके बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ द पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है जहाँ से बाहर आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। तो एक बार फिर से देखते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर जो होता है वो एंथर वॉल से मिलके बना होता है, 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड सबसे इनर मोस्ट है टेपिटम। और एकदम अंदर आप देखेंगे हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको दिखेंगे कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजिनस टिश्यूज़। पर ये कब तक दिखेंगे, जब तक एंथर इमेच्योर है। जैसे ही एंथर मैच्योर होना स्टार्ट करेगा,
एंथर की साइज़ बढ़ेगी तो डब्बे की साइज़ भी बढ़ेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया की साइज़ भी बढ़ेगी, तो उसके चलते स्पेस क्रिएट होगा, और जब स्पेस क्रिएट होगा तो ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के बीच में गैप आना स्टार्ट होगा, और गैप जब आएगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, वो सेल्स अब कहलाएगी एमएमसी, दैट इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड ये सभी डिप्लॉइड सेल्स हैं। फिर इसमें क्या होगा, इन एमएमसीज में मियोसिस होगा विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे। बट यहाँ सिचुएशन क्या है, जब ये डिवीजन हो रहा है तो टोटल 4 सेल्स बन रही है और वो सारी आपस में एक साथ एक ही बॉल में है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, धीरे धीरे ये टेट्राहेड्रल से अलग होना स्टार्ट होंगे ये चारों सेल्स और पीछे वाले, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। फिर पॉलन ग्रेन के चारों ओर जो लेयर है आउटर और इनर वो बन जाएगी, एंड फाइनली पॉलन ग्रेन मैच्योर होने पे डेहिसेंस होगा एंथर का, और ये बाहर आके पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको हमें समझनी है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया दैट इज़ एमएमसी। जब भी हम मेल की बात करेंगे तो माइक्रो याद रखना, और जब भी फीमेल की बात करेंगे तो मेगा याद रखना है। फीमेल मतलब मेगा, मेल मतलब माइक्रो लेवल। ठीक है, अब देखिए इस सेल्स को कहा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्यों कहा, क्योंकि यही वो सेल है जिससे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या ये कह लीजिए कि आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल्स। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो याद रखें स्पोरोजिनस टिश्यूज जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज थे उनसे बना एमएमसी। एमएमसी डिप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, अब इसमें फिर क्या होने जा रहा है, तो अभी हमने देखा इसमें होगा सर मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, और यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद एक अलग ही कंडीशन क्रिएट होती है लाइक दिस, 1 2 3 और एक बैक एंड पे रहेगी इसके पीछे की साइड जो हमें विजिबल नहीं है। ऐसी 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा एमएमसी। तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये जो टेट्राहेड्रल शेप है इसमें जो चारों सेल है वो कैसी हैं, हैप्लॉइड। अब समय आने पे और एंथर मैच्योर जब होगा तो ये चारों क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है सर, अब ये पॉलन ग्रेन बनने को रेडी है। जैसे ये पॉलन ग्रेन बनेगी इनके चारों ओर लेयर आ जाएगी, और वो अब हमें समझना है। तो ये जो लास्ट में बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस, इनको कहा जाएगा फाइनली पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि पॉलन ग्रेन है क्या। देखिए सर, ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस इज पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन में क्या है, 2 न्यूक्लियस एक है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस, तो 2 न्यूक्लियस बन गए बराबर। अब इसमें आप देखिए एक वाला जो पोर्शन है सेल का वो छोटा है, जबकि एक बहुत बड़ा पोर्शन लिए हुए बैठी है सेल। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल शेप में छोटी सी जो अपीयर हो रहा है सेल के अंदर, इसे कहा जाएगा जर्म सेल्स। क्या कहा जाएगा, जर्म सेल्स। और ये जो लार्ज पोर्शन में आपको दिख रहा है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है सर, वेजिटेटिव सेल्स। इसमें क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, जो कि किसके काम आएगा, नरिशमेंट के। किसके नरिशमेंट के, जर्म सेल्स के। शॉर्ट में याद रखें। देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जो लार्ज सेल है, ठीक है, लार्ज जो सेल है उसे क्या कहा जाएगा, वेजिटेटिव सेल्स, जो दिख रही है आपको ये। इसमें क्या है सर, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, तो डेंस साइटोप्लाज्म इट हैज़। और ये डेंस साइटोप्लाज्म क्या है, नरिशमेंट के काम आता है किसके, जर्म सेल्स के। ये जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स का क्या रोल है, देखिए ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली वी कैन से दिस इज मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंस है। क्लियर। तो हमें ये ध्यान रखना कि एक पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें कितनी सेल्स नज़र आ रही है, 2। वन इज़ द वेजिटेटिव, अनदर इज़ द जर्म सेल्स। एक मिनट
एक वेजिटेटिव सेल्स हैं और एक जर्म सेल्स हैं। क्लियर। अब देखिए आगे, ये जो लेयर है पिंक वाली, इसे कहा जाता है इंटाइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। कौन सी लेयर है सर? इंटाइन लेयर। और ये बनी किससे होती है? बहुत बार पूछा है तो याद रखें, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक है सेल्यूलोज, दूसरा है पेक्टिन। तो ये 2 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलके बना है पोलन ग्रेन का इंटाइन लेयर। वन इज़ द सेल्यूलोज, अनदर वन इज़ द पेक्टिन। ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए इस पोलन ग्रेन की इनर लेयर को इंटाइन कहा है। उसके बाहर भी एक डिसकंटिन्यूस लेयर आपको और नज़र आएगी, लाइक दिस वे। जस्ट वेट, बना लेता हूँ मैं। ये इस तरीके से। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक। अब देखिए ये जो ब्लैक वाली है इसे क्या कहा जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन। ठीक है। और एक्साइन की खासियत क्या है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नाम याद रखना, स्पोरोपोलेनिन। किससे मिलके बनी है? स्पोरोपोलेनिन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सर, ये जो एक्साइन लेयर है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आज तक दुनिया का कोई भी केमिकल डिग्रेड नहीं कर सका है। मतलब इसको डिकम्पोज या डिजोल्व नहीं कर सका है। ये इतनी रिजिड, टफ और कॉम्प्लेक्स है। और ज़रूरी भी है। देखिए ना, जब भी कोई जानवर अगर किसी पेड़ पत्ते को खाता है, फूल को खा जाता है, तो ये पोलन ग्रेन जो है वो एज इट इज़ इंटैक्ट उसके एसिड वगैरह सबसे डिफेंस करते हुए उसकी एक्सक्रीटा में वापस आके फिर से फ्लावर पोलन ग्रेन इधर उधर जाके पॉलिनेशन कर सकता है। तो प्लांट्स का ये एक बहुत ही डिफेंसिव मेथड है जहाँ पे उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हाईली डिफेंस लिए हुए हैं। और उसमें जो डिफेंस उनको प्रोवाइड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एक्साइन नाम की इस लेयर से। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन से बनी है और स्पोरोपोलेनिन को कोई केमिकल डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं कर सकता है। ठीक है। अब बात क्या है देखना, याद रखना आपको, एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से और इंटाइन बनी होती है 2 सब्सटेंस, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ठीक है। अंदर वाली लार्ज जो सेल होगी पोलन ग्रेन में उसे वेजिटेटिव सेल्स कहा जाएगा, जबकि ये स्पिंडल शेप में जो आपको सेल नज़र आ रही है इसे क्या कहा जाएगा? जर्म सेल। जर्म सेल्स का रोल क्या है? मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, जबकि वेजिटेटिव सेल्स जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म लेके रहती है जो कि नरिशमेंट का काम करेगी इन डेवलपिंग जर्म सेल्स के लिए। क्लियर है बात यहाँ तक? ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन। अब दूसरी बात देखिए, बहुत से बार आपने सुना होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में याद रखना मोर देन 60% पोलन ग्रेन, या अप टू 60% कह लो, अप टू 60% पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। तो ये बात समझा दूंगा मैं अभी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, 2 सेल्ड स्टेज पे शेड करेंगे, जबकि रेस्ट दैट इज 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होंगे दे शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। क्या कहना चाह रहा हूँ जरा देखिए एक बार। जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, ये मान लो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो ओव्यूल बैठा हुआ है इसको फर्टिलाइज करना है, तो फर्टिलाइज करने के लिए कौन आएगा? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन आ गया सर। इसके चारों ओर क्या लेयर है? तो वी हैव एक्साइन लेयर। अब देखिए ये जो पोलन ग्रेन पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको 2 सेल नज़र आएगी, 1 एंड दिस बिकम द सेकेंड सेल। तो कितनी है? दिस इज वेजिटेटिव सेल और ये है आपका जर्म सेल। तो ओवरऑल कितनी सेल? 2। याद रखिए पोलन ग्रेन शेड मतलब जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो 2 सेल्स के साथ लैंड करा है, तो 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें इसी स्टेज पे लैंड करेगा, जबकि रेस्ट 40% में क्या है? तो देखिए ये स्टिग्मा है, दिस इज ओवरी, और मान लो ये पोलन ग्रेन आया,
दिस एक्साइन। अब यहाँ पे देखना, हियर वी हैव वेजिटेटिव सेल्स जो कि लार्ज है, डेंसली न्यूक्लियस लिए हुए। यहाँ आपको दिखेंगे 2 सेल्स, 1 and 2। तो टोटल पोलन ग्रेन में सेल्स कितनी होगी? देखिए ये लार्ज वाली वेजिटेटिव सेल्स और ये 2 जो हैं दिस इज मेल गैमेट्स, मतलब 2 जर्म सेल्स हैं। तो टोटल सेल्स कितनी होगी सर? 3 सेल्स पोलन ग्रेन में। ये कंडीशन क्या है? 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें इस स्टेज पे शेड करेगा। तो 40% में पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो लैंड कर रहा है पोलन ग्रेन तो यहाँ इसके अंदर अभी 3 सेल मौजूद हैं, जबकि 60% एंजियोस्पर्म में मात्रा कितनी है पोलन ग्रेन में? 2 ही सेल मौजूद हैं। तो ये बात आपको समझनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ, देखिए ये हमने जो है वो बात कर ली यहाँ पे 2 सेल्ड और 3 सेल्ड वाली एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सर आपने बहुत बार सुना होगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, इनके और भी बहुत सारे यूज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दी फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। उसके अलावा ये क्या है? तो आजकल मेडिकल फील्ड में इनका यूज़ होता है। तो मेडिकली इनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्स, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सिरप्स, टैबलेट्स। किसके लिए? तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको एनर्जी देने के लिए वो जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंज्यूम करते हैं ऐसी सब चीज़ों को, ठीक है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करने पे हॉर्स पावर जो है एनर्जी आती है, मतलब घोड़े जैसी ताकत, या ये कह लो कि हॉर्स जो होते हैं रेस के उनको भी ये खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपने सुना होगा कि जनरली लोगों को क्या हो जाती है? वी कैन से एलर्जी। एलर्जी क्या है? तो एक तरीके का एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर्ड करता है तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है, और उस समय जब एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स दे दे बॉडी उसके अगेंस्ट, तो फिर हमको जनरली वो जो कंडीशन है उसे कहा जाता है एलर्जी। अब सुने, जनरली जो एक सीज़न होता है पर्टिकुलरली उस टाइम पे पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और जब वो सीज़न है, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं फ्लावर में, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे एक्टेड एज अ एलर्जेंस। और हवा के थ्रू, जब एयर के थ्रू हम इसको इनहेल करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके एलर्जेंस का काम करते हैं, और इससे हम क्या डेवलप कर लेते हैं? एलर्जी। क्लियर? और वो जो एलर्जी हमें डेवलप्ड होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखें, हे फीवर। तो पोलन से होने वाली जो एलर्जी है उसे क्या कहा जाता है? हे फीवर कहा जाता है। ये बात भी हमें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। तो ये सारी जो बातें हैं हमने यहाँ पे करी, एंड दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे मैं ये क्लास क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप मेरे से सीधा लिख के बता सकते हैं और मैं उसको एड्रेस कर दूँगा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।